अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक-ठाक हैं, उम्मीद है खैरियत से होंगे। और डॉक्टर अरशद नदीम अवान आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता है। मेरा आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक एक ऐसी इलनेस है कि अगर बॉडी का टेम्परेचर जो है वो एलिवेट हो जाए, बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, तो उसको जो है हम हीट स्ट्रोक कहते हैं। और इस हीट स्ट्रोक की जो मेन वजह जो है वो समर में, इस गर्मी के मौसम में जो है ये इलनेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने में मिलती है। अगर बॉडी टेम्परेचर जो है 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाए या 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाए, तो हम इसको जो है हीट स्ट्रोक कहते हैं। इसमें हम देखते हैं कि पेशेंट की जो हालत है वो तब्दील हो जाती है और ये मेनली हीट की वजह से होती है। अब हीट जो है वो हमारी बॉडी के अंदर कुछ तब्दीलियाँ पैदा करती है और ये ऐसी तब्दीलियाँ हैं कि अगर उसको फ़ौरन बरवक़्त एड्रेस ना किया जाए, तो ये प्रोलॉन्ग एब्नॉर्मैलिटी जो है वो क्रिएट कर सकती है। लिहाज़ा हीट स्ट्रोक जो है ये एक मेडिकल इमरजेंसी है और इसको इमरजेंसी के तौर पे डील किया जाता है। अगर इसको डिले किया जाए, तो ये बॉडी के मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स को जो है वो डैमेज कर सकती है। सबसे पहले इसका इफ़ेक्ट जो है वो ब्रेन पे होता है, लंग्स पे होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम पे जो है इसका इफ़ेक्ट होता है, किडनीज़ पे होता है, मसल पे होता है। तो जितनी जल्दी इसको एड्रेस कर लिया जाए तो डैमेज जो है वो कम होता है, और अगर जितना डिले किया जाए तो ये डैमेज काफ़ी ज़्यादा होता है और कभी-कभी ये फ़ैटल हो सकता है, उससे इंसान की मौत भी जो है वो वाक़ई हो सकती है। जहाँ तक इसकी रीज़न का ताल्लुक है, हम देखते हैं कि ये जो हीट है हमें इफ़ेक्ट करती है, जो कि समर में होती है, तो इसके 2 मेन काज़ेज़ होती हैं। या तो हम इसे कहते हैं ये एक्सर्शनल हीट है, या फिर इसे कहते हैं नॉन एक्सर्शनल। कभी-कभी ये जो हीट स्ट्रोक है 2 फ़ॉर्म में हमें देखने में मिलता है, एक्सर्शनल में मिलता है, नॉन एक्सर्शनल में। एक्सर्शनल कैटेगरी ऐसी है कि कोई शख्स जो है बहुत ज़्यादा वक़्त तक काम कर रहा है, गर्मी के मौसम में काम कर रहा है, सफोकेशन एरिया काफ़ी ज़्यादा है, वो मुसलसल काम करता जा रहा है, तो एक लिमिट ऐसी आती है कि उसकी बॉडी जो है, वो इस हीट के साथ जो है कोऑपरेट नहीं करती, उसको एडॉप्ट नहीं करती और बॉडी का टेम्परेचर जो है वो रेज़ हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं ये एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक इसको हो गया। और हीट स्ट्रोक की जो दूसरी किस्म है उसे कहते हैं नॉन एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक। नॉन एक्सर्शनल में ये होता है कि बॉडी की कैपेसिटी ही नहीं होती कि वो इस हीट को जो है टॉलरेट कर सके। जिस तरह बच्चों में जो है नॉन एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक होता है, छोटे बेबीज़ में जो है वो घर पे ही होते हैं, लेकिन हीट के साथ वो कोप नहीं कर सकते, उनका टेम्परेचर राइज़ हो जाता है। या फिर जो ओल्ड एज होती है, सीनाइल जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं, वो इसके साथ कोप नहीं कर सकते, तो उनको हीट स्ट्रोक हो जाता है। या वो लोग जो कि बीमार हैं, तो वो नॉन एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक जो है उनमें देखने में मिलता है। अब इस हीट स्ट्रोक की काज़ेज़ क्या हैं और इसकी अलामात क्या हैं और इसको मैनेज किस तरीके से किया जाता है, तो ये तमाम चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको बताई जाएँगी। तो उम्मीद है कि आपको अंडरस्टैंडिंग जो हीट स्ट्रोक है उसको अंडरस्टैंड करने में काफ़ी आसानी होगी। तो आइए हम उसके रीज़न्स देखते हैं। हीट स्ट्रोक की सबसे इम्पॉर्टेंट और बेसिक वजह जो है वो एक्सपोज़र टू हॉट एनवायरनमेंट है। अगर आप बहुत ज़्यादा गर्मी में काम कर रहे हैं और बहुत देर तक काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ आप कोई फ्लूइड इनटेक नहीं ले रहे और आपने अपने हेड को भी कवर किया हुआ है, तो ये हीट स्ट्रोक की जो है एक बेसिक रीज़न है कि आपकी जो इन्वायरमेंटल एरिया है वो ऐसा है कि आप अब उसमें गर्मी में काम करने पर मजबूर हैं। आपको ओपन एरिया में काम करना है या आप कोई बिल्डिंग का काम कर रहे हैं या कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोग जो हैं वो हीट स्ट्रोक को जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज़ होते हैं। दूसरी तरह के वो लोग जो कि तांबे की या लोहे की फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं और उनका काम जो है वो हाई इंटेंसिटी हीट का काम है और उनका एक्सपोज़र जो है वो हाई इंटेंसिटी हीट के सामने होता है, तो ऐसे लोग जो हैं उनको हीट स्ट्रोक होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है, क्योंकि उनकी सराउंडिंग जितनी भी इन्वायरमेंट है उसमें जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और सरा बाहर का मौसम भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है। तो गर्मी के मौसम में वो लोग जो कि किसी भी ऐसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जो ख़ुसूसन लोहे बनाने का या पीतल का या कोई वो बर्तन बनाने का काम है, जिसमें कि उनका एक्सपोज़र जो है वो हाई इंटेंसिटी हीट पे है, तो ऐसे लोग जो हैं वो हीट स्ट्रोक का जो है वो बहुत जल्द शिकार हो जाते हैं।
अगर आपकी इन्वायरमेंट ऐसी है कि आपका रूम जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म है और आपने बड़ी देर तक जो है उसके अंदर काम करना है और गैर महसूस तरीके से आपका टाइम जो है वो उसमें इंक्रीज़ होता चला जा रहा है, आपको महसूस नहीं होता, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जाएगा। आपकी बॉडी जो है वो उस टेम्परेचर के साथ कोप नहीं करेगी, तो ये आप में तमाम हीट स्ट्रोक के ग्रेजुअली सिम्टम जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, जिसमें सबसे पहले आपको जो है वो हल्का हल्का सा हेडेक होना शुरू होता है और आप भारीपन महसूस करते हैं, लेकिन आपको महसूस नहीं होता चूँकि उस वक्त आप उस इन्वायरमेंट में हैं और आपका रूम टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, जो आपकी बॉडी के लिए मुनासिब नहीं। वो लोग जो कि बेकरीज़ में काम करते हैं, डबल रोटी बनाना, बेकरीज़ बनाना या तंदूर पे रोटियां बनाना, ये लोग जो है ये गर्मी के मौसम में हीट स्ट्रोक को बहुत ज़्यादा एक्सपोज़ होते हैं और इनमें हीट स्ट्रोक होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है, क्योंकि इनकी जो वर्किंग नेचर है वो ऐसी है कि ये मजबूर हैं और इनका काम जो है वो हीट के साथ ही है, तो ऐसे लोगों में जो है वो हीट स्ट्रोक होने का ख़दशा जो है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। वो लोग जो कि किसी कोयले की भट्टी में या ईंटों बनाने की भट्टी में या ऐसी जिसमें कि उनके अंदर उनको जो है वो आग के साथ उनका काम ज़्यादा होता है, हालांकि उन्होंने अपने आप को कवर किया होता है, लेकिन ये कवर करना जो है मज़ीद उनको ये प्रॉब्लम में डालता है कि उनकी बॉडी का जो हीट लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है और इसकी वजह से उनको जो है हीट स्ट्रोक होने का ख़दशा ज़्यादा होता है। डिहाइड्रेशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बॉडी के अंदर पानी की मिकदार जो है वो कम हो जाती है, आपको प्यास काफ़ी ज़्यादा लगती है और इस डिहाइड्रेशन की बेसिक वजह ये है कि गर्मी के मौसम में आपके मसाम खुल जाते हैं और उसकी वजह से बॉडी के अंदर की जो फ्लूइड लेवल है वो कम हो जाता है और उन पोरों के ज़रिए जो है वो पसीने की शक्ल में बाहर आ जाता है, तो ओवरऑल आपकी बॉडी के अंदर पानी की मिकदार जो है वो कम हो जाती है। पानी की मिकदार का तवाज़ुन बरकरार रहना हमारी बॉडी की हीट को मेंटेन रखने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। अगर बॉडी की जो पानी की मिकदार है वो कम हो जाए तो हीट का इफ़ेक्ट जो है बॉडी पर काफ़ी ज़्यादा होता है और इसकी वजह से जो है हीट स्ट्रोक काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर हीट स्ट्रोक या गर्मी के मौसम में आप पानी की जो है काफ़ी मिकदार इस्तेमाल करते रहें, आप जो है प्रॉपर तरीके से थोड़ी थोड़े वक्फे से पानी जो है वो ज़्यादा पीते रहें, तो ये आपकी बॉडी की जो हाइड्रेशन स्टेटस है उसको मेंटेन रखता है और इस हाइड्रेशन स्टेटस की वजह से आपकी बॉडी का जो जो गर्मी की जो या अंदर बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर का मैकेनिज़्म है वो प्रॉपर रहता है, उसकी वजह से आपको हीट स्ट्रोक के चांसेस कम होते हैं। लेकिन अगर आपकी बॉडी में जो है वो हाइड्रेशन का लेवल कम है और आप डिहाइड्रेटेड हैं, तो आपको जो है स्ट्रोक होने का ख़तरा काफ़ी ज़्यादा है। जो हीट स्ट्रोक की तीसरी बड़ी वजह जो है वो है अल्कोहल कंजम्पशन। अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से बॉडी की जो हीट की डिग्री है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, हीट का लेवल अप हो जाता है, तो अगर इंटरनल इंट्रा बॉडी हीट लेवल जो है वो हाई हो गया और बाहर की जो इन्वायरमेंटल हीट है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इन दोनों की वजह से पेशेंट जो है वो हीट स्ट्रोक की तरफ चला जाएगा। और एक तो ऑलरेडी पेशेंट की जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो डिबिलिटेटिंग हो जाता है, वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता और उसके अंदर इस हीट को मेंटेन करने का जो वो तवाज़ुन होता है वो बरकरार नहीं रहता, वो बिगड़ जाता है, तो पेशेंट जो है वो हीट स्ट्रोक की तरफ जो है चला जाता है और हीट स्ट्रोक को जो है वो एक्सपोज हो जाता है। जो दूसरा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है वो ये है कि आपने अपने जिस्म पे बहुत एक्स्ट्रा कपड़े पहने हुए हैं। आपने देखा होगा हमारी सोसाइटी में बाज़ लोग जो है सर पे टोपी भी रखी हुई होती है, जो है कंधे पर रुमाल भी रखा हुआ होता है और जैकेट भी पहनी हुई होती है, सॉक्स भी पहने हुए होते हैं, शूज़ भी पहने हुए होते हैं, अंडरगारमेंट्स भी मौजूद होते हैं, तो सब चीज़ें मिलकर जो है वो हमारी जो हीट का तनासुब है वो काफ़ी ज़्यादा कर देते हैं। हमारी हीट इवापोरेट नहीं होती, हमारी बॉडी और इन्वायरमेंटल
जो हीट है उन दोनों के दरमियान तवाज़ुन इम्बैलेंस हो जाता है। एज़ अ रिज़ल्ट हमारी बॉडी की जो हीट है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो अगर आपने ज़्यादा क्लॉथिंग की हुई है, चाहे वो आप अपनी हैबिट की वजह से कर रहे हैं या किसी फ़ैशन की वजह से कर रहे हैं या किसी और कस्टम्स की वजह से कर रहे हैं, तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके वजह से आपको हीट स्ट्रोक हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में यही है कि जितनी भी एक्सेसिव क्लॉथिंग है वो रिमूव कर दी जाए, या जो स्टफ़ है आपने पहना हुआ है अगर वो ज़्यादा हीट एब्ज़ॉर्ब कर रहा है तो आपने वो रिमूव करना है। जिस तरह हम देखते हैं काले कलर के कपड़े जो हैं वो बहुत ज़्यादा हीट को जो है एब्ज़ॉर्ब करते हैं और इसकी वजह से बॉडी हीट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो ऐसी सूरत में जो है पहले तो ये कि ऐसे डार्क कलर को जो है वो अवॉइड करें। उसके साथ साथ आप जो है कोशिश करें कि लाइट कलर, वाइट कलर के कपड़े या जितने भी हल्के रंग हैं वो इस्तेमाल करें, और कपड़े सिर्फ़ वो इस्तेमाल करें जो आपकी बॉडी को ढाँपने के काम आ सकें, न कि आप उसको ओवरलोड कर लें। वैसे तो हीट स्ट्रोक हर बंदे को हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हीट स्ट्रोक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और उनमें सबसे बड़ा फैक्टर जो है उम्र का है। उम्र की वजह से, ज़्यादा उम्र की होने की वजह से, चूँकि हमारी बॉडी के तमाम सिस्टम कम अपनी एक्टिविटी को जो है वो कम कर रहे होते हैं, और उनमें डीके का और सीनाइल एजिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका होता है। इसी वजह से उनकी बॉडी जो है हीट को मेंटेन नहीं रख सकती। इस वजह से जितने भी ओल्ड एज हैं वो लोग जो हैं हीट स्ट्रोक को ज़्यादा प्रोन होते हैं, और उनमें हीट स्ट्रोक होने का ख़दशा एज़ कम्पेयर टू यंग या एडल्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ख़ुसूसन बच्चे जिनकी उम्र 4 साल से कम हो और उनके अंदर चूँकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं होता, और उनकी वजह से वो अपनी बॉडी सिस्टम की जो हीट है उसको मेंटेन प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते, तो उनमें जो है हीट स्ट्रोक होने का ख़दशा जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो वो बच्चे जिनकी उम्र जो है 4 साल से कम होती है, तो वो चाहे 1 साल का है, 2 का है, 3 का है, 4 का है, तो इस उम्र में जो है वो हीट स्ट्रोक होने का ख़दशा जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। हीट स्ट्रोक की जो दूसरी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है वो ये है कि एयर कंडीशनिंग की जो है वो कमी का होना। एयर कंडीशनिंग से मुराद सिर्फ यही नहीं कि कमरे में एयर कंडीशन ही हो, बल्कि बाज़ औक़ात आप कमरों में देखते हैं कि उसमें रोशनदान नहीं होते, उसमें प्रॉपर तरीके से वेंटिलेशन नहीं हो रही होती। तो इस तरह के कमरे में ज़्यादा देर तक रहने से जो है वो हीट स्ट्रोक होता है। या फिर ये है कि उस कमरों में ज़्यादा लोग जो हैं उनकी मिक़दार ज़्यादा हो, तादाद उनकी ज़्यादा हो, और ज़्यादा लोग एक ही जगह पर बैठे हुए हों, कंजेशन ज़्यादा हो, तो उस कंजेशन की वजह से भी जो है रूम टेम्परेचर वो इंक्रीज़ हो जाता है, और उसमें जो है अगर ज़्यादा देर तक रहा जाए तो इंसान को जो है वो हीट स्ट्रोक हो सकता है। ख़ुसूसी तौर पर वो लोग जो कुछ अद्वयात ले रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए जो बीटा ब्लॉकर्स लिए जाते हैं, या फिर किडनी के फंक्शन को मेंटेन करने के लिए कुछ दवाइयाँ जो हैं वो डायूरेटिक्स लिए जाती हैं ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए भी, या कुछ लोग जो है वो एंटी डिप्रेसेंट के ड्रग्स पे होते हैं, या बाज़ लोग दर्दों के लिए कोकेन वगैरह जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये तमाम ड्रग्स ऐसी हैं जो कि बॉडी के अंदर पानी की डिप्लीशन पैदा करती हैं, पानी की मिक़दार को कम करती हैं, तो बॉडी जो है वो डिहाइड्रेटेड स्टेटस में जो है चली जाती है। तो इन अद्वयात के लेने वालों के लिए तो पहले ज़रूरी होता है कि वो पानी की मिक़दार ज़्यादा इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ, क्योंकि ऑलरेडी उनकी बॉडी से पानी इन अद्वयात की वजह से निकल रहा है, और उसकी वजह से बॉडी जो है वो हीट को या हीट मैकेनिज़्म को प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं कर सकती। तो इसलिए उनके लिए एनवायरमेंटल हीट जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित होती है। तो वो लोग जो कि बीटा ब्लॉकर्स, ब्लड प्रेशर की, डाययूरेटिक्स या एंटी डिप्रेसेंट या कोई और ड्रग्स ले रहे हैं, तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। वो ज़्यादा हीट एनवायरनमेंट में ना निकलें, क्योंकि उनकी बॉडी जो है वो इस मैकेनिज़्म को, हीट के जो मैकेनिज़्म को प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं कर सकती, और उसमें जो है हीट स्ट्रोक होने का चांस जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। कुछ ऐसी हेल्थ कंडीशंस हैं जिसमें कि जो है वो हीट स्ट्रोक का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें सबसे पहले अगर किसी भी बंदे का जो है वो बीएमआई ज़्यादा हो, उसका जो ओबेसिटी ज़्यादा हो, या उसका वज़न काफ़ी ज़्यादा हो, तो ऐसे लोग जो हैं वो हीट स्ट्रोक को जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोन होते हैं।
ऐसे लोग जिनको कोई दिल का आर्ज़ा हो या उनके दिल की धड़कन तेज़ हो या उनकी दिल की धड़कन स्लो हो या उनको कोई पहले से ही दिल की कोई बीमारी हो या एंजाइना हो या उनको कोई ब्लड प्रेशर हो या कोई और दिल का आर्ज़ा हो, तो ऐसे लोग जो हैं उनके लिए हीट एक्सपोजर बहुत ख़तरनाक होता है। तो ऐसे लोगों में जो है अगर गर्मी के मौसम में ख़्याल ना रखा जाए तो इन लोगों को बहुत जल्दी हीट स्ट्रोक जो है वो हो जाता है। ऐसे मरीज़ जिनको कोई चेस्ट का प्रॉब्लम हो, उनको लंग्स का प्रॉब्लम हो, उनको अस्थमा हो या कोई एम्फाइज़ीमेटिस कंडीशन हो या कोई ब्रोंकाइटिस की चेंजेस हों, तो इस तरह के लोगों को जो है वो भी हीट जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। तो ये तमाम की तमाम अंडरलाइंग कंडीशंस हैं जिसकी वजह से ये पेशेंट्स, ये लोग जो हैं हीट को जो है अगर एक्सपोज़ हों तो उनको हीट स्ट्रोक का जो है ख़तरा काफ़ी ज़्यादा होता है। सबसे पहली अलामत जो कि देखी जाती है वो इंक्रीज़ बॉडी टेम्परेचर है। 40 डिग्री सेल्सियस से बॉडी टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो जाए या 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाए, तो ये सबसे पहली अलामत है जो कि हीट स्ट्रोक की अलामत है। हीट स्ट्रोक की सबसे पहली अलामत में ये होता है कि बॉडी टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होता है, मरीज़ को शदीद बुखार की कैफ़ियत जो है वो शुरू हो जाती है। मरीज़ अगर जो है वो बाहर एक्सपोज़ है हॉट को या हॉटनेस को या हीट को एक्सपोज़ है, तो उसमें सबसे पहले उसकी जो स्किन है वो ड्राई हो जाएगी और हॉट हो जाएगी। उसको अपनी स्किन के ऊपर जो है वो हॉटनेस काफ़ी ज़्यादा महसूस होगी और उसको उसकी सारी जेल जो है वो ड्राई हुई होगी। मरीज़ में जो है अलामत शुरू होती है कन्फ्यूजन की, एजिटेशन की, आहिस्ता-आहिस्ता उसकी स्लर स्पीच जो है हो जाती है और फिर ये भी हो सकता है कि एकदम से वो गिर पड़े और उसको जो है वो सीज़र या झटके लगना शुरू हो जाए। तो ये इसकी तीसरी अलामत में आ जाता है कि मरीज़ जो है सबसे पहले आहिस्ता-आहिस्ता इस झटकों की तरफ इस तरीके से जाएगा कि वो सबसे पहले उसे कन्फ्यूजन होगी, वो एकदम एजिटेशन का शिकार होगा। अगर वो बात करना चाहे तो उसकी स्पीच थोड़ी-सी स्लर होगी, कन्फ्यूजन स्ट्रेस होगा और फिर ये होगा कि उसको खुद एहसास नहीं होगा। उसके इर्द-गिर्द का एरिया उसको ब्लैक नज़र आ जाएगा और वो ज़मीन पे गिरा हुआ होगा। तो ऐसी कंडीशन में उसको झटके भी लगना शुरू हो सकते हैं। तो ये झटके लगना जो है ये भी हीट स्ट्रोक की एक अलामत है। मरीज़ जो है वो बहुत तेज़ी के साथ साँस लेना शुरू कर देगा, उसकी जो है वो ब्रीथिंग जो है वो काफ़ी रैपिड हो जाएगी, उसका हार्ट रेट जो है वो काफ़ी तेज़ हो जाएगा, उसकी पल्स जो है वो भी काफ़ी तेज़ होगी और उसकी ब्रीथिंग रेट जो है वो काफ़ी तेज़ हो जाएगी। पेशेंट को जो है वो सर में इंतहाई शदीद दर्द होगा और उसकी कन्फ्यूजन की कंडीशन होगी, उसका दिल ख़राब होगा और उसको चक्कर आने लगेंगे और उसको महसूस हो जाएगा जैसे कि सारा सर उसका घूम रहा है, उसका सर भारी होता जा रहा है। और अगर इन तमाम अलामात को जो है इग्नोर किया जाए और उसको तवज्जो ना दी जाए या ये तमाम अलामात बरकरार रहें, तो पेशेंट जो है वो कोमा में भी जा सकता है। कोमा एक ऐसी कंडीशन है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ब्रेकडाउन हो जाता है और उसकी वजह से जो है पेशेंट कॉन्शियस नहीं रहता और कोमाटोस कंडीशन में चला जाता है, जो कि इंतहाई ख़तरनाक सिचुएशन है। और ये ज़्यादातर उस हालत में होता है जबकि मरीज़ जो तमाम गर्मी की इन्वायरमेंट को जो है बड़े देर तक जो है एक्सपोज़ रहे और उसको प्रॉपर तरीके से इमीडिएट ट्रीटमेंट और अटेंशन ना मिले या उसको मेडिकल सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड ना की जाए, तो पेशेंट जो है वो कोमा में जा सकता है। हीट स्ट्रोक के पेशेंट के लिए सबसे पहले डायग्नोस करने के लिए उसकी कुछ इन्वेस्टिगेशन की जाती है, जिसमें प्राइम इन्वेस्टिगेशन जो है वो सीटी स्कैन की जाती है ताकि हम देख सकें कि उसकी ब्रेन पर किसी किस्म का कोई इफ़ेक्ट तो नहीं हुआ। ख़ुसूसन उस सूरत में कि अगर मरीज़ आपके पास झटकों की हालत में लाया जाए या मरीज़ जो है आपके पास जो है वो कोमा की कंडीशन में लाया जाए, तो उस सूरत में पेशेंट कुछ भी कहा नहीं जा सकता या उसके लवाहिकीन बताते हैं कि इसको हमने गिरा हुआ पाया या उसे रास्ते से किसी जगह से उठा के लाया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जो है इमीडिएट फर्स्ट डायग्नोसिस के लिए जो ट्रीटमेंट की तरफ जाना होता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन में सीटी स्कैन शामिल है। सीटी स्कैन से ये अंदाज़ा हो जाता है कि आया उसकी ब्रेन पर कितना इफ़ेक्ट हुआ है, आया उसके अंदर किसी किस्म का कोई हैमरेज तो नहीं हो गया या उसको कोई स्ट्रोक की कोई दूसरी अलामत तो उसमें नज़र नहीं आ रही, या अगर उसको कोई स्ट्रोक हुआ है तो कितनी लेवल का है, किस जगह पे है, कोई इंटरनल ब्लीड या हैमरेज तो नहीं हो गया, उसकी कौन से लोब को जो है ऑक्यूपाई किया गया है या इसके अंदर कोई और साइन एंड सिम्टम्स तो नहीं मिल रहे। तो सबसे पहले जो है उसका सीटी स्कैन कराया जाना बहुत ज़रूरी होता है।
चेस्ट एक्सरे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ताकि पता लग सके उसको कोई पुरानी चेस्ट की कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं थी, या उसमें कोई अस्थमा या कोई एम्फाइजीमा या कोई ब्रोंकाइटिस की चेंजेस तो नहीं थी। अगर कोई ऐसी चीज़ है तो उसको प्रॉपर तरीके से उसी वक्त एड्रेस किया जाए। ब्लड सैंपल ले लिए जाते हैं ताकि उसके अंदर, खून के अंदर जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की गैसेस को जो है वो एनालाइज किया जा सके, या बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स की कोई इम्बैलेंस अगर हो गई हो तो सीरम में इलेक्ट्रोलाइट देखा जाए, सोडियम पोटाशियम को देखा जाए, या इसके साथ साथ अगर पेशेंट को कोई और पुरानी कोई कंडीशन है तो डायबिटीज़ है तो उसकी डायबिटीज़ के लेवल को इमीडिएटली जो है वो एड्रेस कर लिया जाए, ताकि हीट स्ट्रोक की जो रीज़न है या उसकी होने की वजह से कोई और दूसरी बीमारी है तो उसको भी साथ एड्रेस किया जाए। यूरिन का सैंपल ले लिया जाता है। पेशाब के सैंपल से ये अंदाज़ा लगा दिया जाता है कि उसके किडनी का फंक्शन कितना है, तो उसके किडनी के फंक्शन को मॉनिटर करने के लिए यूरिन टेस्ट जो है वो ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले ट्रीटमेंट में ये है कि इमीडिएट उसकी बॉडी टेम्परेचर को जो है वो कूल डाउन किया जाए। तो उसकी बॉडी को कूल डाउन करने के लिए बेहतर ये है कि उसके हाथ पाँव पर जो है वो पानी डाला जाए। अगर मरीज़ जो है वो पाँव जो है वो लटका के बैठ सकता है तो ठंडे पानी में जो है उसके पाँव रख दिए जाएँ। उसके हाथों पर जो है वो कोल्ड स्पंजिंग की जाए, उसको पाँव पर जो है कोल्ड स्पंजिंग की जाए। अगर बेहतर यही है कि उसको पानी में उसके पाँव को जो है वो डुबो दिया जाए तो ये सबसे बेहतर तरीक़ेकार है। और अगर पॉसिबल हो तो उसको जो है ठंडे पानी का शावर दे दिया जाए। अगर ठंडे पानी से नहला दिया जाए या ठंडे पानी में जो है उसको थोड़ी देर के लिए बिठा दिया जाए तो ऐसी सूरत में ये बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो मेन मकसद यही है कि उसकी बॉडी के टेम्परेचर को किसी तरीके से जो है वो कूल डाउन किया जाए। और कूल डाउनिंग करने में जो है बाथ लेना, ठंडे पानी से नहाना, ठंडे एयर कंडीशन रूम में उसको बिठा देना, उसके हाथ पाँव पर जो है वो ठंडा पानी डालना, ये तमाम चीज़ें जो है ये फैक्टर काम करते हैं। फिर दूसरी बात ये, उसको पीने के लिए ज़्यादातर ठंडा पानी दिया जाए, ताकि जितना ज़्यादा वो ठंडा पानी पिएगा, ठंडी इन्वायरमेंट में रहेगा, कूलिंग इन्वायरमेंट में रहेगा, उसको अगर नहला दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो इस तरीके से उसकी बॉडी को जो है वो कूल डाउन किया जाए। तो सबसे पहला जो मकसद है वो ये होना चाहिए कि उसकी बॉडी की टेम्परेचर जो है वो कूल डाउन करना चाहिए। फिर ये उसकी बॉडी को जो है वो रिहाइड्रेट करना चाहिए। जितना फ्लूइड उसको इनटेक दिया जाए वो ज़्यादा बेहतर होगा। और सबसे आखिरी बात कि हीट एक्सपोजर को जो है उसको जितना भी हो उसको कम करना चाहिए। लिहाजा आप अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। ये गर्मी का मौसम है और इसमें जो है वो शदीद लू चलती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और हीट स्ट्रोक होने का ख़तरा जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। ख़ुसूसी तौर पर बुज़ुर्गों को, बच्चों को इस चीज़ का बहुत ख़्याल रखना चाहिए। जब तक कोई ज़रूरी काम ना हो आप इस गर्मी के मौसम में बाहर ना निकलें। जितना ज़्यादा मुमकिन हो आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और अपने आप को जो है वो आप रिलैक्स रखें और ठंडी जगह पर ज़्यादा देर तक बैठें। तो इंशाल्लाह आप अपना ख़्याल रखेंगे तो आपको जो है इस मुश्किल से जो इंशाल्लाह दो चार आप नहीं होंगे। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख़्याल रखें और इस मैसेज को जितना ज़्यादा फैला सकें आप फैलाएं, ताकि इसको देखने से, सुनने से कुछ लोग इस पर अमल करेंगे तो शायद वो हीट स्ट्रोक से बच सकें। तो किसी दूसरी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूँगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।